हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पे। मैं संजीत सर आपका स्वागत करता हूँ संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक बार फिर से। तो चलिए आज का लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं क्या कि हेरिडिटी और वेरिएशंस का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। द स्टडी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशंस का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। और ये टर्म्स देने वाले कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस का फादर माना गया। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। तो नेक्स्ट हमको ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली अभी आज का बस यही करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को देखेंगे। ठीक, बस इतना तो देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडल्स लॉ, फिर सेक्स डिटर्मिनेशंस और इवोल्यूशंस, डार्विनिज्म, और फिर ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ, ओरिजिनेशन सॉरी लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे कैसे हुआ, फिर एवोल्यूशन और क्या है और उसके क्लासिफिकेशंस कितने हैं ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि एविडेंस क्या है एवोल्यूशंस के लिए। ठीक, एवोल्यूशन के लिए स्टेज देखेंगे, फिर ह्यूमन इवोल्यूशंस देखेंगे। ठीक, तो ह्यूमन इवोल्यूशंस देखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी के अंदर कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, इसको हम लोग को देखना होगा, जैसे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर प्रोटीन का रोल्स क्या होता है हेरिडिटी में, और फिर जीन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, गुण का ट्रांसफ़र होना, एक मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि माता पिता से गुण बच्चों में जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वांशिक या अनुवांशिक। ठीक, तो इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिस ट्रांसमिट इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर के बारे में हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, अच्छा, एक गलत लिखे हैं हमने। ये देखिए, जो कैरेक्टर एक वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए उसको क्या कहेंगे, हम इनहेरिटेड कैरेक्टर कहेंगे। और ये जो है इसमें ये गलत है। ठीक, इसको काट दीजिए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हेरिडिटरी में सिर्फ हम इनहेरिटेड कैरेक्टर के बारे में, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया, यानी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर गया उसको हम इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। और यहाँ पर जो दिया हुआ था एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये क्या है कि हम लोग एक्वायर करते हैं, मतलब यहाँ पर आकर के गेन करते हैं इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग नहीं आती, मतलब बर्थ बाय बर्थ कोई कुछ नहीं होता, ठीक ना, ये, लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर जो है आपको बाय बर्थ आता है। और एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करें तो ये आप यहाँ पर आकर के बर्थ के बाद गेन करते हैं। ठीक, और बात करें क्या चीज़ की, यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है, तो उसको ले जाने वाला कौन है, जीन है। कौन ले जाता है, जीन। समझे? अब जीन क्या है, जीन को यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा गया। क्या कहा गया, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एंड ऑल्सो कॉल द हेरिडिटरी व्हीकल्स। तो इसको इसलिए क्या कहा गया, हेरिडिटरी व्हीकल्स कहा गया। समझे? आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर के ओर बढ़ते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर हमने कहा था पहले, जो हम लोग यहाँ पर आकर के सीखते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग आप यहाँ पर आकर के सीखते हो। ठीक, उसके बाद मान लीजिए कहीं पर कट गया, कहीं पर दाग धब्बा लग गया आपके स्किन में, कहीं जल गया, ठीक, कहीं चोट लगा उसका निशान रह गया, तो ये सब चीज़ बाद में होता, आफ्टर बर्थ होता। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मतलब कहीं दाग धब्बा है या फिर चोट का निशान है तो वो आपके बच्चे में भी ट्रांसमिट होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ये इन्वायरमेंट के कुछ चेंजेस की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से कुछ चेंजेस जब लाते हैं हम अपने आप में, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। समझे? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ पढ़ देते एक बार आपके लिए। द कैरेक्टर विच डेवलप टेम्परली इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो समझे, जो इन्वायरमेंट के प्रेशर्स में आके कुछ चेंजेस होते हैं हम लोग में,
कुछ हम लोग एक्वायर्ड करते हैं इन्वायरमेंट या कुछ गेन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि स्कार ऑन फोरहेड, स्कार का मतलब होता है कुछ दाग, ठीक, या आर्म्स पे। फिर सन टैंड स्किन मतलब धूप से जला हुआ स्किन। और ठीक उसके बाद देखिए नॉलेज और स्किल्स, ये सब चीज़ आपको बाद में आता है ना, बाय बाय बर्थ नहीं आता, आफ्टर बर्थ आता है, ठीक। तो सच कैरेक्टर आर नॉन इनहेरिटेबल, ऐसे कैरेक्टर जो है इनहेरिटेबल नहीं है, बाय बर्थ नहीं आता है, ठीक, ना ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि डू यू नो हु गेव देयर थ्योरी अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। याद कीजिए, मैं बताया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को कोई ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताए थे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर भी इनहेरिट होता है। तो बताइए उस साइंटिस्ट का नाम कमेंट में। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होता है, जो आपके बर्थ बाय बर्थ हैं, ठीक, जो आपके पेरेंट्स से आए हुए कैरेक्टर हैं, ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। तो ये कैरेक्टर गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये कैरेक्टर जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसका ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल स्किन कलर, आई कलर, हाइट, शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा। तो ये सभी के चीज़, ये सभी के सभी चीज़ जो है आपको जो बताया, सभी के सभी कैरेक्टर ये क्या होता है, इनहेरिट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो अब आपको पता है कि इसको इनहेरिट करवाने वाला कौन सी चीज़ है, जीन है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए मैंने फ़ोटो डाल दी है, ठीक। तो यहाँ पर ईयर लॉब की, ईयर पिन्ना की बात हो रही है। तो ये देखिए अटैच ईयर लॉब है, सॉरी यहाँ पर हाँ ईयर लॉब की बात हो रही है। तो देखिए ये अटैच है और ये फ्री है, तो ये भी बाय बर्थ आता है, ये भी क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर है। फिर आइज़ कलर देख लीजिए, ठीक, ब्लू कलर ऑफ आइज़, तो ये क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर है, समझे। सो दिस कैरेक्टर आर इनहेरिटेबल। तो अब एक बात बताइए, आपसे फिर एक क्वेश्चन किया गया है, हाउ द कैरेक्टर्स गेट इनहेरिटेड। आप बताइए कमेंट में कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे इनहेरिट होता है। आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट का। चलिए नेक्स्ट, तो ये भी आपका एग्जाम्पल्स है, क्या चीज़ का, देखिए जैसे हेयर कलर्स की बात करें तो ये भी क्या है, आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर है। फिर ब्लड टाइप, आपके पेरेंट ही डिसाइड करते हैं कि आपके आपके कौन सा ब्लड ग्रुप होंगे, ए होंगे या बी होंगे या ए बी होंगे, ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव, एनीथिंग एल्स। तो ये आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका भी ब्लड ग्रुप। और हेयर कलर, हेयर डिज़ाइन, ठीक, हाइट, ये सभी चीज़ डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोटीन का रोल क्या होता है हेरिडिटी में। अब एक्चुअली तो ये जो कैरेक्टर जो होता है, ट्रांसमिट जो होता है, ये क्या चीज़ पे, या क्या कहते हैं, ये कैरेक्टर जो होता है क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोटीन पे, जो कि हम लोग के बॉडी के सेल के अंदर बनता है, ठीक। तो ये जो कैरेक्टर है किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस होने के लिए किस पे डिपेंड करता है, प्रोटीन पे। प्रोटीन मैन्युफैक्चर कहाँ पर होता है, सेल में। समझ में आया। तो मतलब हम ये देखें कि कैरेक्टर डिपेंड करता है प्रोटीन पे। एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो कैरेक्टर डिपेंड करता है प्रोटीन पे और प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपके सेल्स में, ठीक। यही बात यहाँ पर हमने लिखा, यही यहाँ पर कि एक्चुअली द कैरेक्टर्स डिपेंड अपॉन द प्रोटीन्स विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल्स। अब देखिए वही बात कहा गया है कि कैरेक्टर जो एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है, प्रोटीन पे। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है या मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पर होता है, आपके सेल में। दूसरी बात यहाँ पर क्या कहा गया, द इंफॉर्मेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोटीन इज स्टोर्ड इन जीन। तो मतलब कोई भी प्रोटीन जो बनेगा उसके लिए इंफॉर्मेशंस कहाँ पर होते हैं, आपके जीन में भरा हुआ होता है, ठीक। कब कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना, इस चीज़ के लिए सभी के लिए इन्फॉर्मेशन जीन में भरा हुआ होता है। और वो जीन डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन कब मैन्युफैक्चर होगा, समझे। तो अब यहाँ पर देखिए जीन है क्या, तो जीन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए का यूनिट है, जो कहाँ पर होते हैं, क्रोमोजोम्स पे होते हैं। कहाँ पर होते हैं, क्रोमोजोम्स पे, ठीक। अब देखिए द मैसेज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इनकोडेड इन डीएनए एज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये मैसेज जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए में कैसे होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस में होता है।
अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, आपको पता ही होगा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन्स। तो यहाँ पर दो टाइप के बेस होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस होते हैं, ठीक, समझे। तो उसी का सब टाइप्स क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन्स, यूरासिल्स, ये सब। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो अलग अलग प्रोटीन जो है अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं आपके लिए ड्रॉ करके रख दिया कि कैसे कैसे होता है। अब डीएनए, डीएनए एज जीन, मतलब डीएनए जीन के तौर पे क्या काम करता है, कंट्रोल करता है प्रोटीन का सिंथेसिस को, और प्रोटीन क्या करता है, कैरेक्टर का अपीयरेंस को कंट्रोल कर रहा है। देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। जीन क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक। और देखिए क्या कहा जा रहा है, लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम्स इन लीनियर फैशन। क्रोमोजोम पे कैसे होते हैं, एक के बाद एक, एकदम लाइन में ऐसे करके। मान लीजिए पेयर्स में है क्रोमोजोम, तो एक एक यहाँ पर होगा, नंबर 1 यहाँ, फिर नंबर 1 यहाँ, तो मतलब एक नंबर वाला 2 क्रोमोजोम होगा, यानी कि क्रोमोजोम्स पेयर्स में होते हैं, ठीक। तो और उसी पे क्या होगा कि ये जीन भी ऐसे करके सजा हुआ होता है, ठीक, समझे। तो लीनियर वे में होता है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ये जीन दिखाया गया है, ये आपके क्रोमोजोम्स में, और ये आपके जीन्स में, जीन्स का टाइप्स दिखाया गया क्या, कि अब टाइप्स नहीं, यहाँ पर देखिए कहाँ से क्या होता है, एक्सॉन, फिर एंट्रॉन, फिर एक्सॉन। तो ये मतलब ये दिखाया गया कि मतलब कोडन दिखाया गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देयर फोर क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड द हेरिडेटरी व्हीकल्स, इसलिए हम क्रोमोजोम्स को हेरिडेटरी व्हीकल्स कह दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्रोमोजोम्स पासेस टू ऑफस्प्रिंग वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्रोमोजोम जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए हम गैमेट को क्या कहते हैं, हम फिजिकल लिंक कहते हैं बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि दो जनरेशन के बीच का क्या है, मतलब एक लिंक है। कौन, गैमेट, दो जनरेशन का बीच का क्या है, लिंक है, फिजिकल लिंक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें। अब वेरिएशंस क्या है, तो वेरिएशंस क्या है कि, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंस इन कैरेक्टर इन द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेरिएशंस। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता देना चाह रहा हूँ क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। वेरिएशंस क्या है, डिफरेंस इन कैरेक्टर, मतलब दो ऑर्गेनिज्म है, उसके कैरेक्टर में क्या है, डिफरेंस है। कैरेक्टर क्या हो सकता है, आपके हेयर कलर हो सकते हैं, आई कलर हो सकते हैं, हाइट हो सकते हैं, ठीक। तो ये सब कैरेक्टर है। यहाँ पर बिग शेप को मेनली दिया गया है, जिसमें कि जो कि एक तरह से डार्विन फिंच कहा जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि मतलब कैरेक्टर में जो डिफरेंस आता है, दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर जब करते हैं तो देखते हैं दोनों में क्या होता है कि कुछ कुछ डिफरेंस दिखते हैं। कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, किसी के हेयर्स कर्ल्ड होते हैं, किसी के हेयर क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो ये सब क्या है, आपके वेरिएशंस होते हैं, क्या है, इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। आपको अपने भाई बहन में भी वेरिएशंस देखने को मिल जाता होगा, यहाँ तक कि माता पिता और बच्चे में भी देखने को वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि डिफरेंस इन द डिफरेंस इन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड इन बिटवीन द सिबलिंग्स कहना चाह रहे होंगे यहाँ पर, ठीक ना, एंड इन बिटवीन सिबलिंग्स, ठीक। तो यहाँ पर सिबलिंग्स लिख लीजिएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में आपको कुछ अंतर दिखेगा, फिर अपने भाई बहन में भी अंतर दिखता है, ठीक, सब एक जैसे नहीं दिखते, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि इन कंटेस्ट ऑफ हेयर कलर एंड हाइट एंड टेक्सचर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, या हेयर कलर हो सकता है, या फिर हाइट हो सकता है, या फिर उसके बॉडी टेक्सचर में कुछ भी हो सकते हैं। तो अब डार्विन फिंचेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएशंस लाइक वेरियस मॉडिफिकेशंस इन द बिग ऑफ द बर्ड्स। अब यहाँ पर बर्ड्स का बिग देखिए, पहले ग्रेन खाने वाले थे, फिर कैसे कैसे हो गया, चेंज चेंज होते होते देखिए क्या हुआ। तो यहाँ पर
देख लीजिए कहाँ से लिया गया था, है ना। तो एक डार्विन फिंचेस का, यानी कि डार्विन जब कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड विजिट किए थे, तो वहाँ पर ये बर्ड्स में ढेर सारे वेरिएशंस देखे थे। तो पहला वो देखे थे कि ग्रिल खाने वाला था, लेकिन एनवायरमेंटल प्रेशर्स के कारण क्या हुआ कि उसमें कुछ चेंजेस आए, कुछ उन्होंने एवोल्यूशंस को डेवलप कर लिया, और उसके वजह से क्या हुआ कि इसमें वेरिएशंस आ गए। ठीक। तो अब यहाँ पर देख लीजिए वेरिएशंस के टाइप्स। वेरिएशन जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों हो सकता है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस किसके वजह से हो सकता है, दो दो तरह से हो सकता है, या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो सकता है। अब म्यूटेशन की वजह से कौन कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं। अब क्रोमोजोम में म्यूटेशंस हो जाए तो वेरिएशंस आएंगे, आपके जीन में म्यूटेशंस हो जाए तो फिर वेरिएशंस आएंगे। अगर जीन में म्यूटेशंस होने का कारण, मतलब जीन में म्यूटेशन कैसे होगा, आपके जीन में क्या होगा कि कुछ इंसर्ट हो जाएगा, मतलब कुछ नया जीन का पार्ट इंसर्ट हो जाएगा, या फिर एक ही जीन पेयर जो है दो बार आ जाएगा, फिर या क्या कहते हैं जीन का कुछ पार्ट डिलीट हो जाएगा, या फिर किसी की जगह पर कोई आ जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया का केस क्या है कि आपके वेलिन के जगह कौन ले लेता है, बताइए बताइए। नहीं पता। देखिए क्या होता है, तो वेलिन के जगह ग्लूटामिन चले आता है। तो वेलिन के जगह, वेलिन और ग्लूटामिन क्या है, दोनों क्या है, एमिनो एसिड का टाइप है। उसका चेंजेस होने के कारण क्या हो जाता है, ये यहाँ पर आपका इसके सब्स्टिट्यूशन के कारण सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है कि रैंडम असॉर्टमेंट आता है, फिर क्रॉसिंग ओवर आता है, फिर क्या कह सकते हैं रैंडम फर्टिलाइजेशंस के कारण आपका वेरिएशंस आता है। आया समझ में। चलिए बस, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको लिख लें और बढ़िया से पढ़ लें। और अगर ये नोट्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं संजीत बायोलॉजिकल नाम से, एक संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड के नाम से आपको फेसबुक पे पेज मिल जाएगा उस पर, और वहाँ पर मैं ये नोट्स को रख दूँगा, और उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। ठीक। तब तक के लिए बाय।